नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनोविज्ञान विषय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम जानेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में, अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स के बारे में। जो आज की जो कक्षा होने वाली साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित पिछले एग्जाम जो हमारा हुआ था रीट 2017 का, उसमें प्रश्न पूछा गया था और 2015 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न रीट हो, सीटेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सभी में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों से मैं वादा करता हूं, अगर आप इस टॉपिक को यहाँ पर पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ से बनने वाले आप सभी प्रकार के प्रश्न बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। तो साथियों, आप शुरुआत करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी और अधिगम अक्षमता के बारे में, जानते हैं कि क्या होती है और उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, जो अधिगम अक्षमता होती है, अधिगम अक्षमता को हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं अंग्रेजी में। अधिगम अक्षमता को हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था। अधिगम अक्षमता शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था साथियों, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल किर्क महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल किर्क महोदय के द्वारा। साथियों, जो अधिगम अक्षमता है एक प्रकार से नया प्रकरण है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, एक अलग प्रकरण है। जैसे बुद्धि है, जैसे व्यक्तित्व, उसी प्रकार अधिगम अक्षमता भी एक प्रकार का एक प्रकरण है, एक नया विषय से मनोविज्ञान में एक नया प्रकरण है साथियों। इसने सर्वप्रथम प्रयोग किया सैमुअल किर्क ने। वो कब किया? 1963 में किया। अब हमें अधिगम अक्षमता को समझने से पहले ये जान लेना होगा कि अधिगम क्या होता है। अब तक हम अधिगम के बारे में जानते हैं, अधिगम के बारे में बहुत अच्छे ले चुके हैं। जब हमारी पहली कक्षा हुई थी तो मैंने आपको बताया था अधिगम क्या होता है, अधिगम किसे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि किसी बालक में या किसी व्यक्ति में अधिगम हुआ है। तो अधिगम को जानने के लिए हम क्या करते हैं? अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, जैसे जिसे हम सीखना कहते हैं। तो अधिगम के बारे में हम कैसे जानेंगे कि किसी बालक में अधिगम हुआ है या नहीं? क्या पहचान है साथियों? हम जानेंगे व्यवहार में परिवर्तन। यदि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ होगा तो हम जानेंगे कि अधिगम हुआ है। क्या साथियों? व्यवहार में परिवर्तन अगर हुआ होगा तो हम ये जानेंगे कि बालक में क्या हुआ है? अधिगम हुआ है, बालक ने कुछ सीखा है। जो अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। साथियों, अब हम जानते हैं अक्षमता। अक्षमता जो शब्द है उसको हम अंग्रेजी में डिसेबिलिटीज कहते हैं, या इसका जो अर्थ लगाए हम किसी में समस्या उत्पन्न होना, या फिर हम कहीं से विकार। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को प्रदर्शित करता है और डिसेबिलिटी समस्या या विकार को प्रदर्शित करता है। जैसे हम कहें अधिगम में समस्या आ जाना, किसी अधिगम संबंधी जो समस्या आ जाना, अधिगम में विकार उत्पन्न हो जाना, जो हमारी सीखने की जो क्षमता है उसमें विकार उत्पन्न हो जाना, वो क्या है? हमारी अधिगम अक्षमता है। साथियों, मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं, ऐसी मानसिक दशा जो अधिगम समस्या को प्रदर्शित करती हो। साथियों, अधिगम में समस्या का आ जाना हमारा अधिगम अक्षमता को दर्शाता है। साथियों, अधिगम अक्षमता की जगह आपको कई अन्य शब्द भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अधिगम अक्षमता की जगह आपको देखने को मिल सकता है अधिगम विकार, अधिगम विचलन, या फिर हम कहीं से अधिगम निषक्ताएं, ये शब्द भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी साथी इन शब्दों को ध्यान रखें। लेकिन आपको अंग्रेजी में जो टर्म देखने को मिलेगी साथियों, वो देखने को मिलेगी लर्निंग डिसेबिलिटीज। आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर आपको डिसेबिलिटीज के साथ क्या देखने को मिलता है? कभी कभार डिसऑर्डर्स।
ये जो डिसऑर्डर है और डिसएबिलिटीज है, इसमें क्या अंतर है? आप सभी साथी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करें साथियों। डिसएबिलिटीज और डिसऑर्डर, एक है हमारा डिसऑर्डर। साथियों जो डिसऑर्डर होता है वो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। किसके क्षेत्र में आता है साथियों? इस शब्द का जो प्रयोग है डिसऑर्डर का, हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जो समस्याएं होती है साथियों, उसमें हम डिसऑर्डर्स का प्रयोग करते हैं, या फिर हम कहें एक तरीके से हॉस्पिटल से संबंधित जो समस्याएं होती है वो हमारी डिसऑर्डर को प्रदर्शित करती है। और डिसएबिलिटी जो होती है, डिसएबिलिटी जो होती है साथियों, ये हमारे स्कूली जो जीवन है, जो हमारा विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित अगर हम कहें, क्या कहें साथियों? शिक्षा से संबंधित ये हमारा जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो आपको जहां तक एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों, डिसएबिलिटी शब्द ही देखने को मिलेगा। साथियों अधिगम जो अक्षमता होती है, अधिगम अक्षमता के बारे में हमने जाना कि बालक में किसी भी अधिगम संबंधी समस्या को प्रदर्शित करता है। साथियों अधिगम अक्षमता होती क्यों है बालकों में? क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से अधिगम अक्षमता बालकों में पाई जाती है? साथियों जैसे मैं देखूं यहाँ पर अधिगम जो अक्षमता होती है, इसका जो प्रमुख कारण है, कारण क्या है साथियों? CNS में है। CNS से यहां पर जो तात्पर्य है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है साथियों, जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कोई समस्या आ जाती है, कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, या फिर इसकी कमी के कारण केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, अर्थात हमारे ये जो अधिगम अक्षमता जो समस्या है, जो अधिगम अक्षमता है, वो हमारे स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या है। हिंदी में कहीं साथियों हम, आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के देखने को मिल सकता है स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या है। किससे संबंधित है साथियों? स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या है। और इसमें अधिगम अक्षमता में किस किस प्रकार के बालक आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जानेंगे कि अधिगम अक्षमता में किस किस प्रकार के बालक आते हैं और अधिगम अक्षमता कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, साथियों विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों आपको कक्षा कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी जरूरतमंद साथी तक हमारा ये चैनल पहुंच सके और वे भी इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके। साथियों हमने जाना अधिगम जो अक्षमता होती है वो हमारे CNS की कमी के कारण आती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। और ये जो कक्षा है साथियों, एक प्रकार से हम कहें पढ़ने, लिखने और गणना करने संबंधी समस्याएं हैं। साथियों जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो हमारे पढ़ने जैसी समस्या को प्रभावित करता है, पढ़ने की जो हमारी जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करता है, लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है और गणना करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो उत्पन्न समस्या होगी हमारी, वो इस प्रकार की समस्या होगी मुख्य रूप से। साथियों अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन कौन से होते हैं? किस प्रकार के बालकों को हम अधिगम अक्षमता बालक कहेंगे, किन प्रकार के बालकों को हम अधिगम अक्षमता वाले बालक नहीं कहेंगे? साथियों जो अधिगम अक्षमता वाले जो बालक है, हम इन्हीं बालकों को अधिगम अक्षमता वाले बालक कहेंगे जिनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रभाव के कारण पढ़ने जैसी समस्या उत्पन्न होगी, लिखने जैसी समस्या, लिखने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होगी, या फिर गणना करने की क्षमता जो है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, उसमें समस्याएं आएगी। आपको देखने को मिल जाए मंद बुद्धि बालक,
या फिर पिछले बालक, ये सब क्या है, हमारे अधिगम अक्षमता वाले बालक से संबंधित नहीं है। अधिगम अक्षमता का इनसे कोई संबंध नहीं है साथियों। मंद बुद्धि बालक, पिछले बालक, इस प्रकार के जो बालक होंगे हमारे, या फिर आप कह सकते हैं बहरे बालक, शारीरिक विकलांग, बहरे, मूक बधिर, इस प्रकार के जो बालक हैं इस श्रेणी में नहीं आते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या हम किसी मंद बुद्धि बालक को या पिछले बालक को अधिगम अक्षमता से संबंधित बालक मान सकते हैं, या ये अधिगम अक्षमता से संबंधित है? तो साथियों, अधिगम अक्षमता से संबंधित नहीं है ये बालक, इनका कोई तात्पर्य नहीं है। और अधिगम अक्षमता होता है, उसका जरूरी नहीं कि मंद बुद्धि बालक ही अधिगम अक्षमता से संबंधित हो। जो हमारा अच्छा आईक्यू वाला जो बच्चा होगा, प्रतिभाशाली बालक, वो भी इसका शिकार हो सकता है अधिगम अक्षमता का। अधिगम अक्षमता जो हमारी होती है, जन्मजात भी हो सकती है या फिर ये अर्जित भी हो सकती है। हमारा जो जन्म के बाद भी ये बालक, ये जो अक्षमता है बालक में आ सकती है, क्योंकि बालक का जब तक केंद्रीय तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, जब नर्वस सिस्टम बालक का अच्छे से कार्य नहीं करेगा, या फिर अच्छी प्रकार से समझेगा नहीं किसी भी चीज के बारे में, तो जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, इस प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा साथियों। और ये जो प्रॉब्लम्स होगी वो हमारी पढ़ने से संबंधित होगी, लिखने से संबंधित होगी, या फिर गणना करने से संबंधित होगी। आप सभी साथी जान के, और इनका जो बुद्धि लब्धि होती है, औसत या औसत से ऊपर होती है। औसत या औसत से ऊपर होती है। एवरेज या एवरेज या एबोव एवरेज होती है साथियों। ये जो अधिगम क्षमता वाले बालक होते हैं, ये कभी भी मंदबुद्धि नहीं होते हैं। इनकी जो क्षमता होती है, बुद्धि लब्धि जो होती है, वो एवरेज होती है या एबोव एवरेज होती है साथियों। साथियों, यहाँ पर आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण अधिगम अक्षमताओं के बारे में और उनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। साथियों, हमारे जो अधिगम से संबंधित जो अक्षमताएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षा में कहां से पूछा गया था, आपको वो भी बताया जाएगा। बस आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो वीडियो को पूरा देखें। कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसएबिलिटीज है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, हमारी जो पहली जो महत्वपूर्ण डिसएबिलिटीज है, डिसएबिलिटी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डिसलेक्सिया क्या है साथियों? हमारी पहली डिसलेक्सिया है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिसलेक्सिया। साथियों, डिसलेक्सिया जो है ये किस प्रकार की अक्षमता है, किससे संबंधित है? आप सभी साथी जानते हैं तो एक बार कमेंट करें। साथियों, जो डिसलेक्सिया है वो हमारी रीडिंग से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है साथियों? एक प्रकार से रीडिंग से संबंधित है, अर्थात पढ़ने से संबंधित समस्या। पढ़ने से संबंधित समस्या आपसे पूछा जा सकता है। जो डिसलेक्सिया है वो किस प्रकार की अक्षमता है? तो आपका आंसर होगा रीडिंग से संबंधित है, अर्थात पढ़ने से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं। जो डिसलेक्सिया शब्द आपको अंग्रेजी में वर्ड दिख रहा होगा, इसमें जो डिस है, ये जो डिस दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार से कौन सी टर्म है? ग्रीक टर्म है। आप सभी साथी ध्यान रखें, ये DYS है, ये एक प्रकार से ग्रीक टर्म है और इसका अर्थ होता है डिफिकल्टी, अर्थात समस्या। क्या किसको प्रदर्शित करता है? डिस समस्या को प्रदर्शित करता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डिसलेक्सिया में जो शुरू का डिस है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो डिस जो है समस्या को प्रदर्शित करता है और ये एक प्रकार से ग्रीक टर्म है।
साथियों इस डिस्लेक्सिया में बालक जो होता है किस प्रकार की समस्या से ग्रसित रहता है, पढ़ने से संबंधित, और क्या करता है वो बालक, इसमें जो बालक होता है वाद को सा पढ़ता है, या फिर जैसे मान है हमारा, नाम है या मान है, नाम को क्या पढ़ता है, मान पढ़ता है। अर्थात इस प्रकार की समस्या से जो ग्रसित बालक होंगे, डिस्लेक्सिया की जो समस्या है उससे संबंधित जो बालक होंगे वो अक्षरों को या फिर किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो पीछे से पढ़ते हैं, उल्टे से पढ़ते आते हैं। जैसे जो वाद लिखा हुआ है उसको वो क्या पढ़ेंगे, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसीलिए SAW वाज को सा बोलेंगे और सा को क्या बोलेंगे, वाज बोलेंगे। मान को क्या बोल, नाम को क्या बोलेंगे, वो मान बोलेंगे, और मान को वो नाम बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, पीछे से पढ़ते, उल्टे क्रम से पढ़ते हैं। साथियों इस प्रकार की समस्या अगर बालक में है तो वो किससे संबंधित है, डिस्लेक्सिया से संबंधित है। जो बालक डिस्लेक्सिया से ग्रसित होगा वो डिस्ग्राफिया से भी ग्रसित होगा। कैसे होगा साथियों, हम जानते हैं हमारी जो लैंग्वेज स्किल होती है उसमें सीखने के 4 क्रम है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो उसमें बालक सबसे पहले क्या सीखता है, राइटिंग से पहले जो सीखता है वो बोलना ही तो सीखता है। जब बालक अशुद्ध बोलेगा तो क्या वो शुद्ध लिख पाएगा साथियों, बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। जब बालक शुद्ध बोलना ही नहीं जानता तो शुद्ध लिख भी नहीं सकता है। तो इस प्रकार की जो समस्या होगी वो डिस्ग्राफिया में भी होगी। साथियों आपसे पूछा जाए कि एक ही बालक में क्या कई प्रकार की अधिगम क्षमताएं पाई जा सकती है, तो साथियों एक बालक में मल्टी डिसेबिलिटीज अर्थात कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक बालक में एक प्रकार की ही अधिगम क्षमता हो, क्योंकि एक बालक कई प्रकार की, एक बालक में डिस्लेक्सिया भी हो सकता है, डिस्ग्राफिया भी हो सकता है, डिस्कैलकुलिया भी हो सकता है। साथियों तो आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण डिसएबिलिटीज है वो है हमारी डिस्ग्राफिया। कौन सी है साथियों, डिस्ग्राफिया। साथियों जो डिस्ग्राफिया है वो हमारी किससे संबंधित है, आप सभी साथी जानते होंगे, आशा करता हूं आप सभी साथी कमेंट करें एक बार। जो डिस्ग्राफिया है वो किससे संबंधित है साथियों, जो डिस्ग्राफिया है वो हमारी एक प्रकार से राइटिंग स्किल से संबंधित है, राइटिंग से संबंधित है, अर्थात लेखन संबंधी समस्याएं। लेखन संबंधी समस्याएं। साथियों जो प्रश्न है डिस्ग्राफिया से संबंधित, जो हमारा पिछला जो पेपर हुआ था रील 2017 का, रील 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि लेखन संबंधी जो समस्याएं हैं उसको कौन सी अक्षमता प्रदर्शित करती है साथियों, तो वहां पर था डिस्ग्राफिया साथियों। तो उसका राइट आंसर होता डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधी समस्याओं से बालक जो है कौन से संबंधित है, डिस्ग्राफिया से संबंधित है। तो आप सभी साथी इन सभी डिसएबिलिटी डिसऑर्डर्स को अच्छे से याद कर ले रहे। साथियों लेखन संबंधी समस्याएं बालक में पाई जाती है। क्या होती है साथियों, इसमें बालक जो होता है क्या करता है, वर्तनी संबंधी गलतियां करता है। कौन सी गलतियां करता है साथियों, वर्तनी संबंधी गलतियां करता है। साथियों जो वर्तनी जो संबंधी है वो गलतियां बालक यहां पर करता है। या फिर हम कहें स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक बालक करता है। बालक जो लिखता है बीच बीच में कोई अक्षर, वर्ण या कर्म को छोड़ देता है साथियों, स्पेलिंग गलत लिख देता है। या फिर हम कहें अपठनीय लेखन करता है। वो क्या करता है साथियों, अपठनीय लेखन, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो पुअर राइटिंग। बालक जो लिखता है वो एक प्रकार के अक्षर नहीं लिख पा सकता है। बालक जो लिखता है वो कोई अक्षर छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है। इस प्रकार की जो राइटिंग है अपठनीय होती है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। अर्थात
अर्थात जो बालक है वो शुद्ध लेखन नहीं लिख सकता है। यहाँ पर क्या नहीं लिख सकता है? अशुद्ध लेखन लिखता है। जिस बालक में डिस्लेक्सिया संबंधी, अब यह डिस्ग्राफिया, साथियों यहाँ पर डिस्ग्राफिया की चर्चा की जा रही है। डिस्ग्राफिया संबंधी समस्या है तो वो बालक है लिखने में वर्तनी संबंधी गलतियां करेगा, वो शुद्ध लेखन नहीं लिख पाएगा, अपठनीय लेखन लिखेगा, अर्थात उनका जो लेख होगा वो अच्छा नहीं होगा। खराब राइटिंग से हम कहते हैं साथियों। आप ये ना समझे कि डॉक्टर जो लिखते हैं वो डिस्ग्राफिया से संबंधित है साथियों, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है वो किसी को समझ में नहीं आती है। जो डॉक्टर होते हैं उनका अपना एक अलग लैंग्वेज स्टाइल होता है, इसी कारण वो जल्दी में लिखते हैं, इसी कारण उनकी राइटिंग ऐसी होती है साथियों। वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। डिस्ग्राफिया से जो बालक होंगे वो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होंगे। एक प्रकार से जो डिस्ग्राफिया बालक होगा उसमें पेन भी पकड़ने में उसको दिक्कत महसूस होती है। जब उसको अगर ज्यादा देर तक लिखने दिया जाए, ज्यादा देर तक अगर वो बालक लिखता है तो उसकी अंगुलियों में दर्द होने लग जाता है। अगर आपकी भी अंगुलियों में दर्द होता है साथियों तो आप सभी साथी भी ध्यान रखें। ये जो हमारी अधिगम क्षमता है इनका पूर्ण रूप से उपचार संभव नहीं है। आप सभी साथी ध्यान रखें, ये जो हमारी अधिगम क्षमता है हम पढ़ रहे हैं इनका पूर्ण रूप से उपचार संभव नहीं है। इनको बस एक प्रकार से प्रैक्टिस के सहायता, अभ्यास की सहायता से कुछ हद तक इनमें सुधार किया जा सकता है। प्रैक्टिस में परफेक्ट हमने सुना है, तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो जरूर इनमें आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें आप सुधार कर सकते हैं साथियों। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जब चर्चा करेंगे इनकी आगे की जो अधिगम क्षमता है और उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों कैसी लग रही है आपको हमारी कक्षाएं? एक बार आप वीडियो लाइक करें साथियों अगर आपको कक्षा अच्छी लग रही है, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक जो होता है हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें साथियों, क्योंकि अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़ सके और हमारी इन कक्षाओं का फायदा उठा सके। साथियों हमारी जो तीसरी क्षमता है वो है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया साथियों ये जो क्षमता है वो किससे संबंधित है? आप सभी साथी एक बार कमेंट करें। साथियों जो डिस्कैलकुलिया है इसमें आपको शब्द देखने को मिल रहा होगा कैलकुलिया, अर्थात कैलकुलेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? ये गणना से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणना से संबंधित है, अर्थात कैलकुलेशन। ये जो बालक होता है डिस्कैलकुलिया से ग्रसित जो बालक होता है वो गणितीय गणनाएं नहीं कर पाता है। गणित की जो गणनाएं होती है साथियों इनको गणित पढ़ने में बहुत असाधारण सा महसूस होता है साथियों। ये जो बालक होते हैं गणित में पिछड़े होते हैं। इनलिए जो बालक होते हैं दिशा का ज्ञान का अभाव होता है साथियों। डिस्कैलकुलिया जो बालक होते हैं तो दिशा ज्ञान का अभाव रखते हैं। इनको ये नहीं पता, ये बार बार इस बात में भूल जाते हैं कि पूर्व दिशा कौन सी है और पश्चिम दिशा कौन सी है, अपना बायां हाथ कौन सा है, दायां हाथ कौन सा है। इस प्रकार की समस्या से ये ग्रसित रहते हैं साथियों। जो हमारे गणित की गणना होती है इसमें गणित में पिछड़ापन, गणित में पिछड़ जाते हैं। और साथ ही इसके कारण इनका जो क्या होता है लो कॉन्फिडेंस होता है साथियों, कम आत्मविश्वास। इनमें अपने आप में आत्मविश्वास नहीं पाया जाता है साथियों, क्योंकि हमारा जो गणित विषय है साथियों ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा काम आता है। कोई किसी भी प्रकार का कार्य हो या अन्य विषय को पढ़ना हो, अन्य विषयों में भी हमारे गणित जो विषय है वो जरूर काम में आता है। या फिर किसी बाजार में जाने या फिर किसी भी प्रकार की उनसे जो गणित से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई भी पूछ लेता है कि ये जो इतने जोड़ते बाजार में सामान लेने जाते हैं तो वहां पर भी जब दुकानदार को पैसे देते हैं
तो गणितीय गणना संबंधी कार्य करता है और ये उसमें उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते। इस कारण में क्या होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, डिसकैलकुलिया जो है हमारी गणना से संबंधित है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं साथियों, या फिर मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज भी कहते हैं साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे पूछ लिया जाए गणितीय गणना से संबंधित जो अक्षमता है वो कौन सी है, तो डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित अक्षमता को प्रदर्शित करता है। साथियों अगली जो अधिगम अक्षमता है हमारी वो है डिस्फेसिया। साथियों जो डिस्फेसिया है वो किससे संबंधित होती है, एक बार सभी साथी बताएं, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों जो डिस्फेसिया है वो हमारी स्पीकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, डिस्फेसिया जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो हमारी स्पीकिंग से संबंधित है, अर्थात वाक अक्षमता से संबंधित है। इसमें जो बालक होता है वो विचारों की अभिव्यक्ति खोलकर नहीं कर पाता है। विचारों की अभिव्यक्ति का खुलकर नहीं कर पाना। साथियों अगर इनको कहीं बोलने का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, तो ये वहां पर बोल नहीं पाते हैं साथियों, डिस्फेसिया से संबंधित बालक। साथियों यहाँ पर जो है क्या कारण होता है डिस्फेसिया होने का, साथियों मस्तिष्क में क्षति होना। तो मस्तिष्क में क्षति होना अर्थात ब्रेन का डैमेज हो जाना साथियों। ब्रेन डैमेज हो जाने के कारण डिस्फेसिया बालक में होता है। जैसे मानव का जो मस्तिष्क होता है साथियों, ये मानव का मस्तिष्क, इसको दो भागों में बांटे, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। साथियों ये जो समस्या है डिस्फेसिया की वो लेफ्ट पार्ट से संबंधित है। किससे पार्ट से संबंधित है, लेफ्ट पार्ट से। लेफ्ट पार्ट के भी दो भाग होते हैं साथियों, एक तो ब्रोकाज और एक होता है वर्निक्स। जब मानव मस्तिष्क के लेफ्ट भाग के ब्रोका एरिया और वर्निक्स एरिया ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो हमारी डिस्फेसिया संबंधी समस्या बालक में हो जाती है साथियों। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ब्रोका और वर्निक्स की अच्छे से कार्य नहीं कर पाने के कारण कौन सी समस्या से ग्रसित होता है बालक, तो आप सभी साथी याद रखें डिस्फेसिया से साथियों, ब्रेन डैमेज हो जाने के कारण। अगली जो अक्षमता है हमारी वो है अफेसिया। अभी हमने जाना साथियों डिस्फेसिया, अब है हमारी अफेसिया। साथियों अफेसिया संबंधी जो अक्षमता है, अफेसिया जो होती है भाषा श्रवण संबंधी विकार है साथियों। किससे संबंधित है, भाषा श्रवण संबंधी विकार, अर्थात बालक जो होता है भाषा को सुनने में कठिनाई महसूस करता है, अच्छे से सुन नहीं पाता है और सुनता है तो उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। जैसे साथियों इसका क्या कारण हो सकता है, श्रवण की कमी हो बालक में, बालक को कम सुनाई देता हो, या फिर अध्यापक के द्वारा कठिन शब्दों का प्रयोग करना। जब अध्यापक कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो भी बालक अच्छे से नहीं समझ पाते उस शब्द को। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, डिस्फेसिया स्पीकिंग से संबंधित है और अफेसिया जो है लिसनिंग से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है, लिसनिंग से, श्रवण संबंधी विकार है। लिसनिंग से संबंधित है साथियों। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। कुछ और हमारी अधिगम क्षमता बची हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। हमारी अगली जो अधिगम क्षमता है वो है डिस्प्रैक्सिया।
कौन सी है साथियों? डिस्प्रेक्सिया के बारे में चर्चा करेंगे हम। साथियों, जो बालक में डिस्प्रेक्सिया संबंधी समस्या होती है वो किससे संबंधित है? आप सभी साथी एक बार आंदोलन करें। साथियों, ये जो है हमारी साइकोमोटर जो स्किल है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? साइकोमोटर स्किल से संबंधित है। साथियों, मनोगति क्षेत्र से संबंधित है। मनोगत्यात्मक ज्ञान हम कहें। इसमें जो बालक होता है उसका बालक का मस्तिष्क हमारी ज्ञानेंद्रिय के साथ साथ कर्मेंद्रियों का भी काम में आना जरूरी होता है। साथियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के संयोग जब संबंध अच्छे नहीं होते हैं, एक प्रकार से दोनों साथ साथ कार्य नहीं कर पाते हैं, तो बालक में डिस्प्रेक्सिया जैसी समस्या आती है। इसमें बालक में होता है लेखन व चित्रांकन से संबंधित लेखन व चित्रांकन संबंधी समस्या होती है। जब तक बालक का हाथ और बालक की आंख एक साथ कार्य नहीं कर पाएंगे तब तक बालक कोई चित्र नहीं बना सकता, या फिर जहां पर शब्द लिखने हैं उस जगह पर उस क्रम में शब्द नहीं लिख सकता बालक। तो इस प्रकार की जो समस्या है जो हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को प्रभावित करती है, दोनों से संबंधित है, वो हमारी डिस्प्रेक्सिया से संबंधित होगी। साइकोमोटर स्किल्स आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, हमारी जो अगली अधिगम क्षमता है वो है हमारी ADHD। आप सभी साथी बताएं ADHD जो अधिगम क्षमता है वो किस प्रकार की अधिगम क्षमता है? साथियों, अधिगम जो क्षमता है वो हमारी ADHD वो अवधान से संबंधित है। साथियों, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी साथी ध्यान रखें। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। साथियों, इसकी जो फुल फॉर्म होती है आप सभी साथी देख रहे एक बार। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होती है, अर्थात हिंदी में हम कहें इसे ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। साथियों, यहाँ पर जो ध्यान है हमारा अटेंशन है वो किसको प्रभावित करता है? बालक के फोकस को प्रभावित करता है। बालक जो होता है किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता है, अर्थात ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। साथियों, इस समस्या से ग्रसित जो बालक होगा ADHD से, वो बालक किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, अपना फोकस स्थिर नहीं रख पाएगा। साथियों, और दूसरी समस्या जो होगी हमारी अति सक्रियता अर्थात हाइपर एक्टिविटी। उस बालक में क्या होगी? हाइपर एक्टिविटी होगी। वो बालक अति सक्रियता से होगा। बालक कक्षा में एक जगह बैठ नहीं पाएगा, बार बार इस प्रकार की क्रियाएं करेगा, जैसे उठेगा, टेबल को बजाएगा या फिर नाचने लगेगा। इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं करेगा जो उस समय करने के लिए उचित नहीं हो। जो अति सक्रियता बालक होगा, कभी छत के ऊपर चढ़ जाएगा, कभी बिना वजह घूमेगा, इस प्रकार की जो एक्टिविटी करेगा साथियों। और इस बालक को ये नहीं पता होता है कि वो जो सब कुछ कर रहा है वो किस कारण से कर रहा है, ऐसा बालक को कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये हमारी जो ADHD है वो अवधान से संबंधित है।
आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों, आज की हमारी जो अधिगम क्षमता से संबंधित कक्षा है वो पूरी हुई है। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अधिगम क्षमताओं के बारे में जाना है। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी, आप सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। और जो नए साथी हैं, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे आगे आने वाली जो वीडियो है उनसे संबंधित सूचनाएं आप सभी को सबसे जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे तथा अपने माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।